जहाँ तक कि मैं सोच पा रहा हूँ, हम लोग देख रहे थे ये वाला क्वेश्चन, देख लिए थे, तब तक मेरा दोस्त आ गया था ना। है चलो ठीक है। तो बात यह है कि अच्छा एक बार फिर से देखते हैं कि इसमें क्या था। एक LCR सर्किट था जिसको हमने एक AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है, जिसका वोल्टेज इतना दिया हुआ था ना। तो वोल्टेज को देख के क्या हम लोग V0 की वैल्यू बता सकते हैं? 200√2 वोल्ट। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की जगह कितना है? 100 है। ओमेगा की जगह है 100 ना बाबू। हमसे पूछा था कि करंट बताओ कितना होगा। तो करंट का इक्वेशन होता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अच्छा है -फाई। तो I0 निकालना पड़ेगा। I0 का मतलब होता है V0 अपॉन Z। अभी Z निकालना पड़ेगा। तो Z निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग XL, XC और R का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले XL हमने निकाला था, याद है? XL होता है ओमेगा L। ओमेगा 100 है और L की वैल्यू 1 है। अरे यही ना L होता है। तो ये 100 ओम ही आ गया था, याद है? फिर हम लोगों ने XC निकाला था 1 अपन ओमेगा C, और ये 200 ओम आ गया था हमको, जहां तक याद आ रहा है। रेजिस्टेंस तो वैसे भी 100 ओम ही दिया है। अब आपको याद होगा कि इनको ड्रॉ किया जाता था। XL को किधर ड्रॉ करना है? ऊपर ड्रॉ करना है। किधर? ऊपर। तो XL को आप ड्रॉ करिए ऊपर, जो कि कितना है बताइए? 100 ओम है। XC को कहाँ? नीचे, जो कि कितना है? 200 ओम है। और R को किधर? इधर, जो कि कितना है? 100 ओम है। क्या बोलते हो? अब इसका और इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ 100 आएगा। नीचे 200 है, ऊपर 100 है, तो नीचे ही ना 200 आएगा, नीचे 100 आएगा। तो नीचे 100 आ गया और इधर की तरफ भी 100 ही है। बोलो। तो जो रिजल्टेंट होगा, जो कि आपको Z की वैल्यू देगा, वो 100√2 होगा। ये तो याद रहता है A का A√2, 90 डिग्री पे A√2, 100 का 100√2। सही है, Z मिल गया हमको। लेकिन एक और चीज निकालना होता है, फाई। तो मैंने आपसे कहा कि जिधर रेजिस्टेंस उधर करेंट, आज इधर Z उधर वोल्टेज। तो इनके बीच का एंगल निकालने का मतलब हुआ कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। द फर्स्ट तरीका कि ये 100 है, ये 100 है, तो ये बीच में होगा, जस्ट 45 डिग्री पे होगा। सेकंड तरीका कि tan फाई लिखिएगा तो क्या लिखेगा? दिस बाई दिस। दिस का मतलब भी 100 और दिस का मतलब भी 100। 100/100 कितना? नहीं बोल रहे हो? अच्छा, बैग है, हमको लगा कोई मर गया उधर। हाँ। ये मैं कह रहा था 100 है और 100 है। हाँ, तो tan फाई का मतलब हुआ 100/100, 1। tan फाई 1, तो फाई बराबर 45 डिग्री। सही है। इसका मतलब है कि अब हम तैयार हैं करंट का इक्वेशन लिखने के लिए। तो करंट होगा I0। I0 का मतलब हुआ V0 अपॉन Z, उसके बाद साइन ओमेगा टी। बताओ प्लस फाई की -फाई? प्लस फाई। बट हाउ? बिकॉज करंट इज आगे एंड वोल्टेज इज पीछे। इट इज वेरी क्लियर बाय दिस फोटो। एंड दूसरा तरीका कि ये एक कैसा सर्किट है? कैपेसिटिव सर्किट है। कैसे पता चला? क्योंकि XC की वैल्यू ज्यादा ना है, प्रभाव कैपेसिटर का ज्यादा होगा। कैपेसिटिव सर्किट के केस में करंट आगे रहता है, क से करंट, क से कैपेसिटर। तो हमको लिखना होगा प्लस में 5। बस वक्त है वैल्यूज पुट की जाए। V0 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 200√2, और R की जगह, सॉरी Z की जगह पुट करेंगे 100√2। तो 200√2/100√2, तो 2 साइन ओमेगा की जगह 100 ना है, T, और प्लस फाई कितना आया है? 45 डिग्री। द 45 डिग्री विल बी रिटन एज π/4। तो ये है हमारे करंट का। कुछ नहीं है इस चैप्टर में। समझो कि एसी का सबसे भारी क्वेश्चन था ये। तब क्या है तो है।
तो लो ना, लो यही बताओ, ही तो बताओ। बिहार बोर्ड 15, 20, 23 में पूछा है। लो, तुमको लग रहा है वो भारी नहीं था, तो देखते हैं कितना भारी और आ रहा है, हैं? देखते हैं क्या कह रहा है। डी कह रहा है कि इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट कितना होगा। तो इम्पीडेंस का क्या मतलब हुआ, जितने भी रिएक्टेंसेस होंगी सबका रिजल्टेंट निकालना होगा। एक्सएल एक्ससी आर ड्रॉ करना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा। ना तो फॉर्मूला भी याद है हमको, जेड का तो हम लोगों को फॉर्मूला भी याद रहता है, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तुम बताओ बाबू, मार्केट में बस एल है और तो ये एक्ससी है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल होता कितना है, ओमेगा एल होता है। एक्सएल ओमेगा एल ही ना होता है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर। कोई ऐसा ऑप्शन जो दिख रहा हो तो फॉर्मूला से ही बता सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि फोटो बना ले हम जल्दी से। कौन कौन है यहाँ, एल है और तो एक्सएल कहाँ जाएगा, विच इज कितना, ओमेगा एल, और आर किधर जाएगा, इधर। तो जो रिजल्टेंट होगा वही ना जेड होगा जी। तो ये कितना होगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बताइए ना, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस कितना, आर स्क्वायर। ये नहीं आ जा रहा है, तो भारी भारी था ये। हाई बताओ, सीबीएसई 2022 में पूछा, सीबीएसई है ये तो बेचारा फिर भी बिहार बोर्ड था। सीबीएसई पूछ रहा है, कह रहा है कि एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है। हाँ, क्या होता है, फॉर्मूला पूछा है, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस कितना, यही तो होता है। बोलिए ना, चलिए ठीक है। हाई देखिएगा थोड़ा, अच्छा जा 1 मिनट। कल हम लोगों ने ये सब पावर फैक्टर वगैरह देखा था ना, आर बाई जेड। अरे बोलो ना, हाँ ठीक है, चलो तब बताओ, पावर फैक्टर प्रूफ हुआ था ना, है? मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इधर क्या हुआ करता था, आर, इधर कुछ एक्सएल माइनस एक्ससी टाइप का होता था, और इधर जेड होता था जी, यही ना जेड था। और अगर ये फाई है तो कॉस फाई कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, आर बाई जेड। याद रखने वाली चीज है ये, पावर फैक्टर होता है आर बाई, तो बस वही तो पूछा बिहार बोर्ड 2022, पावर फैक्टर कितना, बताएंगे कितना, आर बाई जेड। क्या बोलते हो। अब भाई बताओ तो थोड़ा, 2022 में ही बिहार बोर्ड और पूछा, एलआर सर्किट है, बताना है कि फेज डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, कैसे सी आ रहा है, सोच लिए इतना जल्दी, हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। इतना जल्दी कैसे तुम लोग सोच सकता है, इतना जल्दी तो हम देख कर नहीं सोच पाएंगे कि क्या है इतना। क्वेश्चन आया, बोल दिया तुम लोग सी होगा, कैसे हो सकता है ऐसे, हैं? ऐसा नहीं है कि जितना फीस दिया उससे ज्यादा समझ रहे हो, हैं? नहीं तो बाबू एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, ज्यादा नहीं समझना है। 100 में 101 लाने के चक्कर में नहीं ना हो, तब ठीक है। तो देखो ना, एलआर सर्किट है, देखो सारा दुख जो है वो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते ही दूर हो जाता है। तो जब एलआर सर्किट है तो ऊपर में क्या आएगा, एक्सएल विच इज ओमेगा एल, और इधर में क्या आएगा, आर आएगा। बस एक्ससी है ही नहीं, छोड़ देंगे, हैं? इम्पीडेंस किधर आएगा, इम्पीडेंस इधर आएगा, जेड, और यही ना तब हमारा फाई होता है। ये हमसे क्या पूछा है, फेज फाई ही तो हमसे पूछ रहा है, फाई ही तो पूछ रहा है। तो सुनिए ना 1 मिनट, अगर मैं आपसे पूछूं साइन फाई कितना होगा, क्या बोलिएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब हुआ ओमेगा एल बाई जेड। नहीं समझे। अगर मैं पूछूं कॉस फाई कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, आर बाई जेड। अगर मैं पूछूं टेन फाई कितना होगा, कुछ भी मैं तो कॉसेक और सेक भी पूछूं तो तुम बता दोगे। कॉसेक का मतलब होगा एच बाई बी, सेक का मतलब उल्टा बोल दिया और तुम लोग हाँ बोल दिया, एच बाई पी। सेक का मतलब होगा एच बाई बी, एच कौन है, जेड है, हाइपोटेनस जेड है, ये
बेस है और ये परपेंडिकुलर है। tan फाई कितना होगा? परपेंडिकुलर बाई बे, ये परपेंडिकुलर कितना है? तो ओमेगा एल है। अब बेस कितना है? आर है ना जी। अच्छा रुकिए ना, चलाता हूँ मैं। तो अभी बताइए आप कि कौन सा मैच कर रहा है? साइन फाई साइन इनवर्स ओमेगा एल बाई जेड ना होता है, एक और है ओमेगा एल बाई आर होता है। गलत बोल दिया ये। तो कॉस वाला चेक किया जाए तो कॉस वाला तो आर बाई जेड होता है, वो ओमेगा एल एल बाई आर, पागल बना रहा है। हाँ ये बताओ, यही यही तो है, यही तो है। फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर नहीं हो जाएगा? सही है। बाकी जब एक बार वो साइन वाला गलत है तो ये भी तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इतना जल्दी इतना सोच लेते हैं क्या? बहुत कमाल के आदमी हैं। ठीक, फैन चला तू? ठीक। चलिए कोई बात नहीं है, शांत हो जाइए। ये सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है व्हाट इज द इम्पिडेंस। क्या बाबू? अच्छा इसको चला दूं, ठीक। व्हाट इज द क्या बोल रहा है? बोलो बाबू। व्हाट इज द क्या? इम्पिडेंस बोल रहा है। किसका इम्पिडेंस? इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इन एन एसी सर्किट, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एन। ओहो, ये तो एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। और अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो जो इम्पिडेंस होगा वो एक्ससी ही ना होगा बस। नहीं समझ में आया ना? अरे भाई जब ये अकेला है, जब ये खुद ही अकेला है तो अपना रिजल्टेंट भी ये खुद ही ना होगा, तो एक्ससी होगा। एंड यू नो कि द एक्सी की वैल्यू इज 1/ओमेगा, एंड यू नो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, बट न्यू की जगह बस ये हो जाएगा। एक नंबर का सवाल था, मिल जाएगा। बोलो सही है? चलो ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ इम्पिडेंस। कि कितने लोग निकाल पाएंगे इसको? इम्पिडेंस इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे निकलेगा बोलो? तुम बताओ विकास। अच्छा ये लड़का कहता है कि सर जब हमको रेजिस्टेंसी का निकालना है तो हम तो लिखेंगे ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू V बाई आई। फिर सर V की जगह लिख देंगे W बाई क्यू। देखिए जन्म ही हुआ था V का एज W बाई क्यू, याद है? अब फिर सर I और W का तो आप रटवाइए दिए हैं ML2T माइनस 2, नहीं रटवा दिए हैं? यही ना तुम बोलना चाह रहा है। और फिर तुम बोलेगा कि सर Q का भी रटाइए गया है A इंटू टी, और करेंट का A ही तो होता है। अब सर देखिए ये ML2T ऊपर जाके -3 हो जाएगा, IA का स्क्वायर ऊपर जाके -2, ऐसा हो जाएगा। ये बोलना चाह रहे? वेरी गुड, बैठ जाओ। लेकिन सवाल है कि ऑप्शन में ए ही नहीं है, ऑप्शन में आई है। मैंने कहा है ना कि कभी करंट के लिए ए सिंबल यूज होता है तो कभी आई यूज होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। हो जाएगा। कौन पूछा था? एम्स। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस को एडमिटेंस कहा जाता है, एडमिटेंस कहा जाता है। ठीक है, ये बताइए, ये आपको बताना है। समझिए आपके पेपर में आया है 99 नंबर का आप बना चुके हैं, ये 1 नंबर का बन गया, 100 में 100 आ गया आपका। देखिए 100वां नंबर सवाल है ये। देखते हैं किसका 100 आता है। है दीवानी ये नग भी समझेंगे, क्यों जलते हैं परवाने दीवाने, प्यार के बिन दिल न माने। डी। कितने लोग का डी आ रहा है? 2। तुम्हारा आ रहा है? 2 आदमी का। अच्छा, और किसी का आ रहा है? कुछ और भी हमको नहीं पता है क्या आएगा, मतलब जिसका आंसर आ रहा है। और बता। राहुल
नहीं आ रहा है। और इधर सलोनी, सलोनी कौन है? कोई नहीं। चलो ठीक है, हो गया, ढेर समय हो गया। क्या आप ट्राई कर रहे हैं क्या अभी इसको? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? जा, यस सर कौन बोल दिया है? हाँ, पहले बताओ सर्किट कैसा है? एसी है और वोल्टेज वही जो हम पैदा करते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इज अप्लाइड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन आर एंड एन अननोन एलिमेंट एक्स। रेजिस्टेंस के साथ एक अननोन एलिमेंट एक्स को हमने कनेक्ट किया है। अब ये अननोन एलिमेंट एक इंडक्टर हो सकता है या फिर एक, बस यही तो तीन होता ही है ना, तो रेजिस्टर तो दे ही दिया है, तब या तो कैपेसिटर नहीं तो इंडक्टर होगा। बोलो, कह रहा है अब हुआ क्या कि करंट आ गया उतना, उतना का मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो एक चीज तो ये प्लस पाई बाई 4 देखते आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? कि वो कैपेसिटेंस होगा, वो सर्किट कैपेसिटिव होगा, तभी करंट आगे चल रहा है। तो दो चीज तो यही से हम लोग गायब कर देंगे, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। वो होगा तो इंडक्टर है ना तो कैपेसिटर। अब बताइए, फेज डिफरेंस एकदम पाई बाई 4, 45 डिग्री आया है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट में बस एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, अरे यार, हाँ, और जेड एकदम बीचों बीच आया है, क्या मतलब हुआ? ये और ये बराबर हो गया। आप समझे ही नहीं। रे, इसी को ना फाई बोला जाता है, आर और जेड के बीच का जो एंगल बन रहा होता है। अरे आर और जेड के बीच का जो एंगल बनता है उसी को ना फाई बोला जाता है। तो वो कब 45 डिग्री होगा? जब जितना ये है उतना ही ये हो, तब ना एकदम बीचों बीच जाएगा। बोलो यार, का फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे क्या हम लोग? नहीं तो लगा भी सकते हो, 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स सी अपॉन आर। तो 10 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर, तो एक्स सी इज इक्वल टू आर। तो ये सब तो स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है ना, वो तो देखते बता देगा। वो तो देखते बताएगा कि अच्छा प्लस है तो कैपेसिटिव हुआ है, और पाई बाई 4 है, इसका मतलब रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच है। ये तभी होगा जब ये और ये बराबर हो, यानी आर शुड बी इक्वल टू एक्स सी। तो बिल्कुल आपने सही बताया था। तो कितने लोगों ने ये सोच लिया था? कितने लोग का ये आ गया था? हाथ उठाइए। बस वही गिन के 4 आदमी। चलिए, कम से कम इस कॉन्सेप्ट को कंधा देने वाले तो मिल गए। 4 आदमी है तो बेचारा कम से कम चैन से मर तो सकता है। चलो ठीक है, ये देखते हैं कौन बताता है। सीबीएसई बोर्ड 2022। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? देखिए, कह रहा है कि इन अ सर्किट, सर्किट है जिसमें फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज कितना? पाई बाई 2। वो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। सुनिएगा ध्यान से, इधर फेज डिफरेंस कितना है? ओ, पाई बाई 2 है, मैं समझ गया, पाई बाई 2 है। कह रहा है इनमें से कौन सा सर्किट का एलिमेंट नहीं हो सकता है? तो बताओ, अगर सिर्फ सी रहा तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? पाई बाई 2 ही तो आएगा। अरे सिर्फ कैपेसिटर रहे तो फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में कितना आता है? तो इसका मतलब
ये हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमको पता करना है कौन। सिर्फ एल रहा, सिर्फ एल रहा, तब भी फेज डिफरेंस तो पाई बाई 2 ही होगा, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये देखते हैं, अरे बोलिए, हाँ ये देखते हैं। तो आर है और क्या है, तो एक्सेल है, क्या बोलते हो, तो ये तो तिरछा होगा ना। किसी जिंदगी में ये 90 डिग्री तो नहीं होगा, क्योंकि आर थोड़ा भी है, आप समझे नहीं, तो ये इसको घुमा जरूर देगा। घुमा देगा का मतलब हुआ कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस, नहीं कुछ ना कुछ नहीं, मतलब 90 डिग्री तो फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। अरे बोलो, वैसे भी एक बात बताता हूं, 90 डिग्री फेज डिफरेंस होने का मतलब हुआ कि पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी पावर का लॉस ही नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रेजिस्टेंस हो और पावर का लॉस ना हो। आप समझ रहे हैं हो, यानी कि यही सर्किट के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। ये अगर हैं सर्किट के एलिमेंट, तो किसी जिंदगी में फेज डिफरेंस π/2 नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ तो अपनी तरफ जरूर घुमा देगा। तो हमारा सही ऑप्शन, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एल है और सी है, तो क्या फेज डिफरेंस π/2 आएगा? π/2 हो सकता है, एल है और सी दोनों है, तो फेज डिफरेंस π/2 हो सकता है। एल है और सी है, फेज डिफरेंस π/2 हो सकता है, नहीं पता है? अच्छा, वाह, हो सकता है। एल है और सी है, फेज डिफरेंस π/2 हो सकता है, हैं? कितने लोग सोच पा रहे हैं, कितने लोग कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे इसका? तुम क्या बोलता है? मतलब तुम कह रहे हो कि सर एल और सी होगा, एल और सी अगर है तो फेज डिफरेंस π/2 ही होगा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बजाइए, ताली बजाइए, तो दिल से ताली बजाइए, सब लोग बजाइए, सब लोग बजाया है ना? कोई ऐसा है जो सिर्फ मौके पर ही बजाता है, फायदा देख के ही बजाता है, ऐसा नहीं ना है? दूसरे को अप्रिसिएट करने के लिए भी ताली बजाया जाना चाहिए। हाँ ठीक है, सुनिए, बैठिए आप। बात यूं है कि अगर मार्केट में सिर्फ एल है और क्या है, सी है, तो क्या होगा, एक्सएल ऊपर होगा और एक्स सी नीचे होगा। अब ठीक है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी करंट हम किधर ड्रॉ करते हैं? अरे करंट तो हम इधर ही ना ड्रॉ करते हैं, करंट हम उधर ही, अगर रेजिस्टेंस होता तो उसको भी ड्रॉ कर देते हैं, नहीं है, लेकिन करंट तो उधर ही ड्रॉ होगा। अभी बताओ कि इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? नीचे आएगा। कन्फर्म है कि कहीं टेढ़ा मेढ़ा भी जाएगा? नहीं, नीचे ही आएगा अगर ये बड़ा है तो बताओ जेड जो आया, जेड वो कितना आएगा? एक्स सी माइनस एक्सएल, और इधर है आपका आई नॉट, तो इधर होगा आपका भी नॉट। नहीं समझे आप? क्योंकि जिधर रेजिस्टेंस हुआ करता है उधर करंट आता है, और जिधर जेड उधर वोल्टेज आएगा, तो फेज डिफरेंस π/2 नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? अगर एक्सएल बड़ा हो गया, एक्सी छोटा हो गया, और इधर तो करंट ना रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं ड्रॉ करेंगे, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, जेड ऊपर आ जाएगा इस केस में, और करंट इधर है। अब बोलो, तो उस केस में भी फेज डिफरेंस कितना? 90 डिग्री होगा। हाँ, तो अगर फेज डिफरेंस होगा तो वो सिर्फ 90 डिग्री ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि रिजल्टेंट या तो ऊपर आएगा ना, तो वो टेढ़ा होगा ही नहीं कभी। टेढ़ा कौन करता? रेजिस्टेंस ना कर, है ही नहीं बेचारा। इसका मतलब फेज डिफरेंस होगा तो सिर्फ π/2 होगा, या तो नहीं होगा, और कब नहीं होगा? जब ये और ये एक दूसरे के बराबर हो जाए। आप समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में भी फेज डिफरेंस π/2 ही होगा, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन, क्योंकि हमको तो ये पता करना था कि कौन नहीं होगा। समझ रहे हैं? बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता है। ये सेम क्वेश्चन जो है ये जेई मेन ने बहुत पहले पूछा है, 2008-9 के आसपास में जेई मेन का पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए।
हैं? कौन है ये? नाम का असर पड़ा है, तो हमको थोड़ा रॉयल्टी भी चाहिए फिर इसका। बताइए, आंसर बताइए। एक्सप्लेन करेगा शिवम कि हाउ इट इज 25 वोल्ट। कर देगा? करेगा एक्सप्लेन? अच्छा, कितना आ रहा है? 25 आ रहा है? तो बड़ी खतरनाक आदमी हो गया है जी। ये चैप्टर में आपको समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेजिस्टर है, इंडक्टर है और है एक कैपेसिटर। तो ये रेजिस्टर है, इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, एंड विच आर कनेक्टेड, हाँ, कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स। और इस एसी सोर्स का कुछ दिया है क्या? इसका तो कुछ नहीं दिया है, खाली बोल रहा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। एक मिनट पहले देख लेना, पहले रजिस्टर है, बाद में इंडक्टर है और फिर, हाँ, तो ये चीज देख लेना, क्योंकि आपको रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि जिसके लिए है उसी के सामने ड्रॉ करना पड़ेगा। सर ये 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, और इसके अक्रॉस है 30 वोल्ट। क्या है इस क्वेश्चन में? ये 20 वोल्ट, ये 15 वोल्ट और वो 30 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज पूछा है 65 वोल्ट। रे 20 और 15 35 होता है, अब 35 और 30 65 नहीं होता है। मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, मतलब 65 आपको नहीं समझ में आ रहा कितना होता है? 65 वोल्ट। आंसर 65 नहीं होगा? क्या तुम लोग बात कर रहे रे? हैं? वो दूसरा तीसरा में जो तुमको मैथ पढ़ाया होगा उसको पता चलेगा कि 20 + 15 + 30 तुमको 65 नहीं आ रहा है, तो क्या बीतेगा उस पर? हैं? आप कह रहे हैं 65 नहीं होगा, तो कौन बताएगा कितना होगा? कौन बताएगा? ये बताएगी कितना होगा, कैसे 25 होगा? रंग, ठीक। हाँ, कोई जो बिना शर्माए एक्सप्लेन कर सके? हैं? अच्छा, वेक्टर्स हम करेंगे, वोल्टेजेस को हम सीधे सीधे नहीं जोड़ेंगे, वेक्टर्स हम। सुनिए एक मिनट, इधर देखिए, सुन लीजिए। बात यह है कि पहले तो ये बताइए कि वो 15 वोल्ट, वो 20 वोल्ट और वो 30 वोल्ट दिया क्या है? वो कौन सा वोल्टेज है? कौन सा वोल्टेज है? तुम बताओ। तुम, हाँ, नहीं, तुम्हारे पीछे जो है ये, हाँ हाँ, कौन सा वोल्टेज है? हाँ, मैंने कौन सा वोल्टेज दिया है? 20 वोल्ट कौन सा वोल्टेज है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 4 ऑप्शन देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, कि इस इंस्टेंट का वोल्टेज है 20 वोल्ट। तुम फोन फ्रेंड कर लिया पहले ही। दूसरा है एवरेज वोल्टेज है, तीसरा है आरएमएस वोल्टेज है, और चौथा है पीक वोल्टेज है। एवरेज वोल्टेज है। अरे ये कौन सा वोल्टेज है? पीक वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? ये कैसे आरएमएस है? ये आप लोग नहीं पढ़े? ऑनलाइन कोई नहीं पढ़े हैं कि अगर 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 खाली वोल्टेज दे दे कि फलाने का वोल्टेज इतना है, तो कौन सा वोल्टेज होता है? अब बता रहा है कि 223 है, वो कौन सा वोल्टेज है? ये आपने मान लो, मैंने तो नहीं बताया, मुझसे गलती हो गया, छूट गया हमसे।
कौन सा वोल्टेज है ये? जब कुछ ना दिया रहे, खाली बोले कि उसका वोल्टेज इतना है, वो आरएमएस वोल्टेज होता है। तो आरएमएस वोल्टेज है। सुनिए एक मिनट, आपको याद है पीक वोल्टेजेस को हम लोग क्या सीधा सीधा जोड़ते थे? अरे पीक वोल्टेजेस को कल या परसों जोड़ रहे थे हम लोग। पीक वोल्टेजेस को सीधा सीधा जोड़ते हैं। अरे तो पीक और आरएमएस में अंतर ही क्या होता है? आरएमएस वोल्टेज जो होता है वो पीक वोल्टेज का √2 टाइम्स ही ना कम होता है। तो अगर हम पीक वोल्टेजेस को सीधा सीधा जब नहीं जोड़ रहे थे तो आरएमएस वोल्टेज को कैसे सीधा सीधा जोड़ लेंगे? इसका भी हमको वेक्टर सम करना होगा। तो हमको इसके वोल्टेज, रेजिस्टर के वोल्टेज को किधर लिखना होगा? इधर लिखना होगा। बोलना रहे भाई। कितना है वो? 20 वोल्ट है। और बताओ इंडक्टर के वोल्टेज को कहाँ? ऊपर, ऊपर लिखना होगा। तो ये कितना दिया हुआ है? 15 वोल्ट। और बताओ कैपेसिटर के वोल्टेज को कहाँ? और ये कितना दिया हुआ है? 30 वोल्ट। अब इसका रिजल्टेंट निकालो, कितना आएगा? नीचे की तरफ 15 वोल्ट, इधर की तरफ 20 वोल्ट। यही ना रिजल्टेंट आपको नेट वोल्टेज देगा। क्या है इसमें? कितना आएगा 15 और 20 का? 25। कैसे आएगा? √ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कर लेना। हाँ हो जाएगा। मैं तो कहता हूं अब तुम लोग वो करना, हमको उतना फुर्सत नहीं है। मुझको दिख रहा है कि ये 3:4 का रेशियो है। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही होगा। यानी ये 15 है, ये 20 है, तो ये 25 ही होगा। पता ना तुमको समझ में आएगी नहीं। तो आप लोग इतना सोच लिए थे जब मैंने 25 सोच लिए थे आप लोग। देखिए आप लोग तब। अच्छा एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, सब इधर उधर हो गया लेकिन वो वैसा ही रह गया। क्या बात है? चलिए इसका आंसर बताइए। हाँ एक चीज बता दो, क्यों 22 का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं? क्योंकि 22 वाज द साल जिसमें सिलेबस को आधा आधा स्प्लिट करके एग्जाम लिया गया था। नवंबर में एक एग्जाम हुआ था जिसमें सिर्फ फर्स्ट बुक ही आया था और वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, खाली ऑब्जेक्टिव ही था। हैं? अच्छा तुम लोग भी वही का है, देख लो तुम लोग तो समझ रहा होगा। तो इसीलिए अब एक तो खाली ऑब्जेक्टिव पूछना है, ऊपर से खाली फर्स्ट बुक से ही पूछना है। इसीलिए आपको 22 का सवाल मिलेगा। 22 का सवाल आप जब जाइएगा ना उधर सेकंड बुक में जाइएगा तो खाली सब्जेक्टिव मिलेगा, उधर ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, चलिए इसको देखिए, बताइए। तुझ तो है जो नींद आए, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह देता, हंसते हंसते मर जाए हम। हो गया? चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा ना आप लोगों ने? चलिए ट्राई करते हैं, होने वाले से हो ही गया होगा। तो है एक रजिस्टर जो है 5 ओम 15 ओम का, और एक इंडक्टर है जो 80 मिली हेनरी का है, एंड कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया है? C दिया है। अच्छा 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 अच्छा। देखिए जेन्युइनली इस क्वेश्चन को अगले टॉपिक के बाद आना चाहिए। एक टॉपिक रेजोनेंस है, उसके बाद इसको आना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम अभी इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहानी में तीनों है, रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दे दिया, इंडक्टर का इंडक्टेंस दे दिया, लेकिन कैपेसिटर का
कैपेसिटेंस दिया ही नहीं। फिर कहा इसने अच्छा, और इनको कनेक्ट किया एक ऐसे सोर्स से जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। बोलिए बाबू, कहने का मतलब है रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, और एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट किया गया जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन फेज, आर इन फेज का क्या मतलब हुआ? आर इन फेज का क्या मतलब हुआ? दो लोग फेज में हैं का क्या मतलब हुआ? सेम फेज में है। सेम फेज में होने का मतलब हुआ फेज डिफरेंस 0, यानी जिधर करंट उधर वोल्टेज। ओ माय गॉड। फिर बोल रहा है कि उस केस में बताइए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी? क्या सोच सकते हैं हम? अच्छा, तुम ये सोच पा रहा है कि एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएगा, तो एक्सएल एक्सी एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगा, तो आर ही जेड हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो रुकिए 1 मिनट। ऊपर कौन आता है, नीचे कौन आता है, इधर कौन आता है? इधर ही आता है करंट, और जिधर जेड आएगा उधर वोल्टेज आएगा, तो हमको जेड इधर ही चाहिए। जा जा जा, जेड हमको इधर ही चाहिए। ऐसा कब होगा? जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तब ना ये आर ही जेड बन जाएगा। तो जिधर आर उधर करंट, और जिधर जेड उधर वोल्टेज। अरे बोलो यार, इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि एक्सएल शुड बी इक्वल टू कितना एक्सी। हालांकि मैं कह रहा हूं कि अगर अगला टॉपिक रेजोनेंस जब पढ़ते ना, तो हमको लग रहा है सब लोग ये चीज सोच लेते हैं कि अगर एलसीआर सर्किट में फेज का डिफरेंस नहीं है का मतलब सीधा हुआ कि ये और ये बराबर है, एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहा है, तो जेड और आर सेम ही हो गया, तो वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बताइए क्या किया जाए? एक्सएल को एक्ससी से, तो एक्सएल कितना होता है ओमेगा एल होता है, और एक्ससी कितना होता है 1/ओमेगा सी। क्या बोलते हो बच्चों? हमको निकालना क्या है? सी निकालना है। सी ही ना निकालना है, तो सी को उधर लेके जाओ, ओमेगा एल को नीचे लेके आओ, 1/ओमेगा² एल हो जाएगा। बोलिए बाबू, अभी क्या है? चलिए इधर जगह इधर हटाते हैं हम लोग। 1/ओमेगा की जगह पे 2 पाई न्यू, न्यू कितना 50, तो ये 50 का स्क्वायर, और बोलो एल की जगह पे कितना? एल कितना दिया है 80। अब मिली का मतलब क्या हुआ 10⁻⁻3। समझ में आया? बस इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या मैंने आपको कभी बताया है कि पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है? कई बार बताया होगा। और मैं तो कहता हूं कि पाई स्क्वायर 9.8 आता है लगभग। या मैंने बताया √10 पाई के बराबर आ जाता है। √10 तो पाई का स्क्वायर 10 ही ना होगा। हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पाई का स्क्वायर है, इसको हम 10 लिख देंगे। अभी देखिए क्या है, 1/4 गुना 10 गुना 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 होगा। क्या बोलते हो? और इंटू 80 गुना 10⁻⁻3। चलो सॉल्व करा जाए। ये बताओ बाबू, ये कहने का मतलब ये 10⁻³ है, तो इसको काट डालो, इस जीरो और ये जीरो से। क्या बोलते हो? या नहीं समझे क्या? अरे 10⁻³ 10⁻⁻3, खत्म कहानी। अभी क्या है कि यही है 25 चौका 100 8 800, यानी 1/800। लेकिन एगो जीरो भी तो है, तो 8000 चला गया। ये नहीं समझे आप? अब इसको ऊपर लेके जाइएगा, तो 1/8 गुना 10⁻⁻3, 1/8 माने इसको तो करिए आप 0.125। एक को आधा करोगे 0.5, फिर आधा करोगे 0.2 है, फिर आधा करोगे 0.125 हो जाएगा। तो इट विल बिकम 0.125 इंटू 10⁻⁻3। एक काम करिए, इधर डेसिमल को उड़ा दीजिए, तो नीचे में 1000 आएगा, वो 1000 जाके इसको 10⁻⁻6 बना देगा, यानी इट विल बी 125 इंटू 10⁻⁻6। एंड यू नो कि 10⁻⁻6 को हम
माइक्रो कहते हैं, और चूंकि हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, इट विल बी इन फैराड। 125 माइक्रो फैराड। कोई ऑप्शन है? नहीं है, आसपास में ढूंढ लेंगे। विच इज कितना? 100। वाई? द आंसर इज नॉट एग्जैक्ट मैच, बिकॉज पाई स्क्वायर लगभग में 10 होता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता है। अरे बोलिए, इसीलिए हमारा आंसर भी लगभग में आएगा। तो दिस इज द स्मार्टेस्ट तरीका टू सॉल्व एनी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। हम आसपास में आंसर ले आके देख लेंगे कौन जा रहा है। क्या बोलते हो? अदरवाइज तुमको नहीं लग रहा हो पाई को लेके स्क्वायर करके डिवाइड बर्बाद नहीं हो जाते तुम? चलो ठीक। नहीं, नो, कैलकुलेटर आप नहीं यूज कर सकते ना एग्जाम में। यस यस। अच्छा, आपको एग्जाम में स्मार्ट वॉच ले जाना तो नहीं देगा। मैनुअल वाला घड़ी शायद आप ले जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जा सकते। और तो और सुन रहे हैं कि अब जो एग्जाम हो रहा है जूता चप्पल सब खुलवा दे रहा है। हाँ, शर्ट वगैरह भी अगर आप नहीं पहन के जा सकते हैं, शर्ट भी नहीं, आपको टी शर्ट पहन के जाना है, शर्ट भी नहीं पहन के जा सकते हैं। जितना शर्ट पहन के गया था सब गंजी में एग्जाम दिया था सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हैं। चलिए इसको करते हैं जल्दी से। 300 ओम का रजिस्टर है एंड कैपेसिटेंस कितना है? हाँ, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द करेंट इन द सर्किट। तो सबसे पहले बताइए बाबू, ये एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है और इसको कनेक्ट किया गया है। तो 300 ओम दिया हुआ है और इसका कैपेसिटेंस दिया है 25/पाई माइक्रो फैराड ना जी। और इसका वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। कौन बताएगा ये 200 वोल्ट कौन सा वोल्टेज है? क्यों नहीं बोल रहे हो? आरएमएस वोल्टेज है। तुमसे क्या पूछ रहा है? करेंट। तो कौन सा करंट पूछ रहा होगा? बोल नहीं रहे हो? आरएमएस करंट ही ना पूछ रहा होगा। तो आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होगा? वी आरएमएस बाई जेड होगा। जेड निकाल लीजिए। तो जेड निकालने के लिए एक्सएल एक्सी आर इन सबको ड्रॉ करना पड़ता है। हालांकि फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हमको तो पता नहीं, ड्रॉ करने में ज़्यादा मजा आता है। तो हम उसके लिए पहले एक्स सी तो निकाल लें। 1/ओमेगा सी। ओमेगा 2 पाई और न्यू का मतलब कितना? 50। और सी कितना दिया हुआ है? 25/पाई। अब माइक्रो का मतलब 10⁻⁻। आंसर किस में आएगा? ओम में आएगा। तो बताओ बच्चों, ओमेगा सी कितना, ये एक्स सी कितना आया? हाय देखिए, पाई से पाई कट गया। और बताइए तो जल्दी। 50 दूनी 100। 100 इंटू, चाहे 100 को इसको देना तो 10⁻⁻4 हो जाएंगे। 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा। 10⁻4। 10⁻4 का मतलब 10,000। 10,000/25। रुक जा। तो 2 गो जीरो तो 25 से कट के 4 बन जाएगा। 2 गो जीरो रह जाएगा। 400 आया। सही बोला आपने। ये हो जाएगा 400 ओम। अब एक्स सी नीचे ड्रॉ होता है, आर इधर होता है। ये है तुम्हारा कितना? 400। ये है कितना? 300। अरे भाई, है तो 3 4 का तो 5 ना आएगा। देख रहे हो? जेड कितना आ गया? 500 ओम आ गया। तो हो गया आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस विच इज 200 डिवाइडेड बाई जेड का मतलब कितना? 500। कट गया। 0.4 एम्पियर आएगा। तो क्या ये सब पूछेगा तुम बता दोगे? तुम्हारे एग्जाम में अगर आएगा हो जाएगा। चलो ठीक है, बस एक दिन का और बच गया है कल का। ये